बताइए ये क्या है लैंड डिग्रेडेशन, क्या समझते हो आप? बताइए इसके बारे में, क्या जानते हो बताओ। क्या क्या आरसी, वो क्या नाम है अंकित, बोलिए। यस। हाँ तो इसमें सब देखो, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जो भी मतलब किसी भी प्रकार के, मतलब आपकी भूमि है ना, उसका किसी भी फैक्टर से उसका मतलब उसकी जो उसका डिग्रेडेशन होना, मतलब या तो उसका कटाव हो रहा है, इसका पोल्यूशन हो रहा है, या एसिडिक होना, तो किसी भी प्रकार से भूमि की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों गिरती है ना। तो इसमें क्वांटिटी भी हो सकती है, जैसे सोयल इरोजन में क्या क्वांटिटी कम होती है ना, क्योंकि बहके चली जाती है मिट्टी, और क्वालिटी तो सोयल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का डिग्रेड होना ही क्या कहलाता है, लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है मतलब। ठीक है, तो इसमें एक फैक्टर नहीं है, वेदर कंडीशन भी हो सकती है, सूखा भी पड़ सकता है, मानवीय गतिविधियां भी हो सकती है, फैक्ट्री का पानी भी हो सकता है, पोल्यूशन भी हो सकता है, और फर्टिलाइजर का अधिक ही एक्सेस यूज भी हो सकता है, केमिकल का एक्सेस यूज भी हो सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं, एक फैक्टर नहीं होता मतलब। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी क्वांटिटी और सोइल की क्वालिटी दोनों का जो डिग्रेडेशन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये भूमि का निम्नीकरण है, भूमि का अधोपतन, ये तो क्लियर हो गया ना, ये क्या है। अब अगला कॉन्सेप्ट डेजर्टिफिकेशन और मरुस्थलीकरण कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन से क्या समझते हो आप बताओ। यस, देखो डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये है, जो ड्राई लैंड होती है ना, कई बार जैसे मान लो उस इलाके में बारिश की कमी हो गई, या पेड़ पौधों को काट दिया। ये बताइए मुझे, जो आपके ये पेड़ पौधे होते हैं किसी भी मरुस्थल को रोकने में और मिट्टी को बांधे रखने में रोल प्ले करते हैं ना। तो या तो आपके रेन की कमी हो जाती है, या पेड़ पौधों का कटाव हो जाए, डिफोरेस्टेशन जिसको वनोन्मूलन कहते हैं, उसकी वजह से तो पूरा क्या वो रीजन होता है ना, वो पूरा सूख जाता है, या उसकी वजह से क्या है, जो मिट्टी है ना उड़ने लगे, वो कण, तो मिट्टी की जो वो होती है ना बॉन्डिंग कैपेसिटी, वो कम होती जाती है, और उसी की वजह से क्या होता है ना, जो वो छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट हो जाती है, और वो क्या मरुस्थलीकरण का रूप, डेजर्टिफिकेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसमें मानवीय देखो नेचुरल फैक्टर भी रोल प्ले, वो मरुस्थल के कारण नेचुरल फैक्टर भी हो सकते हैं, और मैन मेड फैक्टर भी हो सकते हैं, दोनों इसके वो हो सकते हैं कारक। आगे बढ़े। बताइए बताइए क्या अंकित। आवाज़ नहीं आ रही आपकी साफ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपकी जो सोयल डिग्रेडेशन होती है ना, ये इससे मतलब सोयल और लैंड एक ही बात है, भूमि और सोयल। तो उसमें क्या होता है ना, सोयल की जो सोयल क्वालिटी काज भाई इसका आपके इम्प्रॉपर यूज है, आप उचित तरीके से उसका उपयोग नहीं कर रहे, जैसे फर्टिलाइजर का उपयोग ज़्यादा कर रहे हो, एग्रीकल्चर है, पेस्ट्रोल है, इंडस्ट्रियल अर्बन, जो भी मतलब एक तो चारागाह के लिए, कृषि के लिए, औद्योगिक और शहरी पर्पज के लिए, किसी भी गतिविधि के लिए, किसी भी प्रकार की गतिविधि से, जो मानवीय गतिविधि है उनसे क्या हो सकता है, भूमि का निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, और ये देखो सॉइल डिग्रेडेशन
सोयल डिग्रेडेशन ये ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो ये वैसे ये भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और मे बी एग्जरबेटेड बाय क्लाइमेट चेंज, मतलब ये क्लाइमेट चेंज ने इसको बढ़ा बताया। क्लाइमेट चेंज ने कैसे बढ़ाया है सोयल डिग्रेडेशन की समस्या को, बताओ। यस, बिल्कुल। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही कृष्णा, थोड़ी धीरे आवाज़, थोड़ा तेज बोलिए। यस, ये भी हो सकता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बताइए। बिल्कुल करेक्ट। यस, हाँ वो तो वाटर और वायु, मतलब एयर की वजह से, वाटर की वजह से, वो तो सोयल के इरोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हाँ बोलिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर होते हैं, एक ही कारक जिम्मेदार नहीं है, कई सारे कारक इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, उनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम जो, ठीक है, इट इनकम्पासेस देखो, फिजिकल आपका सॉइल इरोजन हो गया, केमिकल जो आपकी ये लवणता और क्षारीयता होता है ना, जो आपके पानी के अत्यधिक यूज से, अत्यधिक इरिगेशन से है, फर्टिलाइजर के इनसे। और ये बायोलॉजिकल डेट्रिएशन होता है जो पोल्यूशन से, और आपके जो वेजिटेशन कवर, तो ये तीनों प्रकार का, तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों प्रकार के तत्वों से, ये तीनों प्रकार के कारकों से मृदा का डिग्रेडेशन होता है, मृदा को नुकसान होता है, ठीक है। देखो ये इंडिया में देखो, कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑफ इन इंडिया बाय पर, देखो 37, तो कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है भारत में? वाटर इरोजन, ठीक है, 37, और 30% वेजिटेशन डिग्रेडेशन। तो भारत में सबसे अधिक मृदा को नुकसान, जिसे आपने देखा होगा ना, चंबल की भीड़ के, चंबल का क्षेत्र देखा है ना, सबसे ज्यादा अधिक सोइल इरोजन कौन से इलाके में हुआ है इंडिया में, बताइए। चंबल के वो, चंबल रीजन में सबसे अधिक भीड़ है, मतलब आपने सबने देखे ही होंगे, लगभग चंबल रीजन को सभी जानते ही होंगे ना, वो डकैतों संबंधी मूवियाँ देखी होगी, तो उसमें आता है ना वो क्षेत्र। हाँ, भीड़ कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो मतलब चंबल एरिया ही हो, जो डांगू पूरा चंबल का इलाका है, चंबल से, चंबल के दोनों साइड का इलाका वो। वाइंड वाइंड इरोजन है, ये हवा से सेलिनिटी, लवणता, फॉरेस्ट सेट, वो फ्रोस्ट सेटरिंग, फ्रोस्ट का मतलब होता है पाला, उसकी वजह से ये और ये सेटलमेंट मानव बस्तियों की वजह से 2%, और बेरन मतलब चट्टाने, मतलब बंजर टाइप की भूमि 2%, वाटर लॉगिंग की वजह से 1%, और ये मास मूवमेंट, मतलब भ्रष्ट संचलन होता है ना मृदा का पहाड़ी क्षेत्रों में, उसकी वजह से 1%, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इनको, आपकी भूमि को, कौन सा फैक्टर है वो? हाँ, तो वाटर इरोजन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वेजिटेशन डिग्रेडेशन है, विंड इरोजन है, सेलिनिटी है, फ्रोस्ट सेटरिंग है, सेटलमेंट है, बेरन, ये मेनली आपको वाटर, वेजिटेशन, विंड इरोजन और सेल, ये देखो ये फैक्टर, इनको आप याद कर लीजिएगा थोड़ा। तो जब भी आप आंसर लिखो ना, मतलब आप एग्जाम में, तो उसी क्रमबद्ध तरीके से जमाना है आपको कि भाई सबसे अधिक इंपॉर्टेंस किसका है, उससे कम, तो उससे क्या है, एक वो आंसर की वो एक वो बनती है। तो आप कोई भी आंसर लिखो चाहे किसी भी सब्जेक्ट, तो उसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पहले आना चाहिए,
उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण पॉइंट है उससे बाद में आना चाहिए, उससे कम महत्वपूर्ण बाद में, धीरे धीरे ऐसे सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये 2 पॉइंट समझ लेते हैं, क्रॉस शेयरिंग और मास मूवमेंट। तो फ्रोस्ट तो आपका वो होता है ना, मतलब क्या नाम है, पाला, पाला ही होता है ना फ्रोस्ट का हिंदी मीनिंग, यस सर। मतलब पानी बर्फ जम, के ऊपर गिरता है। ये जब मान लो मिट्टी में कोई वो जम जाता है सर्दियों के टाइम पर, जब वो उसका क्या नाम है वो आयतन वगैरह बढ़ता है ना, तो उससे भी तो मिट्टी को नुकसान होता है ना। हाँ सर, पूरा शक्ति कलर चली जाती है। देखो, अगर वो, एक मिनट इसको देख लेता हूँ मैं अच्छे से। ये क्या है कि उसके मैकेनिकल इरोजन होता है ना, उसमें रोल प्ले करता है चट्टान, उसके रिगार्डिंग है ये, मतलब जो मैकेनिकल वो होता है ना, वेदरिंग अपक्ष अपक्ष वेदरिंग, उसमें रोल प्ले करता है ये, मतलब फ्रॉस्ट सेटरिंग, ठीक है। क्लियर, देखो इसमें ऐसा हो, देखो बर्फ जमी, मतलब पाला क्या होता है, बर्फ पानी का बर्फ के रूप में कन्वर्ट होना होता है ना, वो ठोस हो जाता है। अब तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जैसे ही वो पिघलना, पानी पिघलेगा तो उसका आकार कम, तो वो चट्टानों का मतलब जो भी मिट्टी है तो ज़्यादा फैलेगी, फिर वो कम, उसका जैसे ही वो टूटेगा तो उसमें उसका अपर्दन, तो उससे क्या है वो, उसका जो कणों का जो बॉन्डिंग है ना वो कमज़ोर हो जाती है, जैसे ही फिर उसके बाद जैसे हवा चली तो उससे उसका इरोजन, और पानी से उसका वो इरोजन की जो वो बढ़ जाती है, मतलब ये फ्रोस्ट के मतलब पालक ये क्या करता है, जो उनकी बॉन्डिंग है ना, जो कण है रहते हैं मिट्टी को, उनको कमजोर करता है, मतलब ओके सर। जैसे मिट्टी है, सर्दी के टाइम में क्या हुआ, मिट्टी में पानी अंदर रहता है, नमी रहती है, तो वो क्या होता है ना, जमता है पालक, तो उससे क्या थोड़ा सा वो उनका जो थोड़ा जो आयतन है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसको मिट्टी के जो कण है उनकी बॉन्डिंग होगी ना कमजोर। यस सर। अब बॉन्डिंग कमजोर होगी तो क्या होगा, जिससे फिर बाद में हवा चलेगी या कब, तो उससे उसका पानी हुआ, उनसे उसका जो सोइल इरोजन इंक्रीज होगा ना। यस सर। नहीं है समझ में। आगे सर। जैसे आपके और सर सर्दियों में बर्फ के पाइप क्यों फट जाते हैं, मुझे बताओ, ये बर्फ से पाइप क्यों फट जाते हैं, बताओ। क्योंकि सर वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। आप कहते हैं ना सर्दियों में पाइप के तो भाई, अगर पानी का वॉल्यूम, पानी की तुलना में बर्फ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, यस सर। तो वैसा ही यस मिट्टी सर। का है, तो यस मिट्टी सर। मिट्टी के जो कणों की जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर होगी, तो फिर वो उनका इरोजन बढ़ेगा ना, यस सर। ठीक है। सर, सर क्या आपको डिफरेंस कौन करता है जैसे फ्लोटिंग है, मीन्स नीचे जम जाती है उसमें नुकसान होगी, और उसकी जगह हवा में जाने वाला सी जैसे कि या डूब जाएगा या फिर ऊंचाई में करके चलेगा, तो ये सब इनका डिफरेंस है। यस यस यस। अगला है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है, जैसे मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र या ढलानी क्षेत्र होता है ना, स्लोप वाला एरिया, उससे एक साथ खिसकती है ना। मास मूवमेंट एक लैंडस्लाइड का एक प्रकार है, मतलब लैंडस्लाइड में क्या चट्टाने गिरती है और इसमें क्या मिट्टी खिसकती है, मतलब एक साथ में धीमी गति से, उसको मास मूवमेंट कहते हैं। और सर लैंडस्लाइड का एक कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, इसका प्रकार है लैंडस्लाइड भी, ये क्या है, वो लैंडस्लाइड का एक प्रकार है, वो इसी टाइप से, पर इसमें क्या है, एक तो लैंडस्लाइड में क्या पत्थर वत्थर एक साथ गिरते हैं, इसमें क्या मिट्टी धीरे धीरे मंद गति से बहुत स्लो उस पर नीचे की तरफ खिसकती है, मतलब मास मूवमेंट में। ब्रश संचलन कहते हैं इसको हिंदी में। यस सर। एक मिनट, एक डायग्राम ऐड कर ही देता हूँ उसको, एक मिनट, 1 मिनट।
डायग्राम दिख रहा है ये? डायग्राम दिख रहा है ना ये क्लियर? यहाँ देखो ये वृक्षा, ये ट्री है। अब ये एकदम से यहाँ से ये भ्रष्ट संचलन की वजह से क्या पूरा ये खिसक के चली गई ना मिट्टी यहाँ से, तो ये कितना नुकसान हुआ। देखो आपकी सोइल को भी, वेजिटेशन को नुकसान हुआ ना। हाँ हाँ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। एक चीज, मिट्टी की पूरी परत ग्रेविटेशनल फोर्स या ढलान की वजह से नीचे की तरफ खिसकती है, मतलब ठीक है। पूरा मतलब पूरी सोइल की जो परत है ना, लेयर है, वही खिसकती है नीचे की तरफ स्लोप की वजह से, ठीक है। वो क्या बारिश की वजह से मान सकते हो, या मानवीय एक्टिविटी की वजह से मान सकते हो, या फिर कोई मतलब इंटरनल कोई गति उसकी भी, तो कई सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं इसमें, ठीक है। बट मेनली क्या है, अधिक बारिश होना और मानवीय मतलब मानवीय गतिविधियाँ, कंस्ट्रक्शन हुआ और डिफोरेस्टेशन हुआ, ये सब जिम्मेदार है इसके लिए, ठीक है। देखो ये इंडिया में एक डायग्राम है, इसमें दे रखा है कि भारत में जो आपकी सोइल का डिग्रेडेशन हुआ है ना, कौन कौन से इलाके में किस किस वजह से हुआ है मतलब। तो ये बताइए भारत में सबसे अधिक आपको, मतलब आप अपने अपने हिसाब से बताइए कि सबसे अधिक तो सोइल आपने पढ़ लिया कौन कौन से फैक्टर हैं, पर कौन से इलाके में आपको लग रहा है कि सोइल इरोजन है, सोइल डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा है मतलब। पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं है, मैंने बताया था ना, मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक एक बोलिए, एक एक प्लीज। एक तो ये है ना चंबल का एरिया, हाँ वो आप देखो पॉपुलेशन भी, आपने देखो पहला फैक्टर कौन सा पढ़ा था अभी देखिए, वाटर इरोजन। सबसे अधिक भारत में देखो पानी की वजह से होता है ना। यस, आवाज़ कम आ रही, मैंने एक मिनट थोड़ा तेज बोलिए प्लीज आप, एक मिनट। सर मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं, और फिर मैदानी जो इलाके हैं वहाँ से होकर गुजरती हैं। यस, तो मैदानी इलाकों में तो पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल उसका लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो है वो स्पीड से पानी आकर अपने साथ ढेर सारी मिट्टी लेके आता है। बिल्कुल। तो ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट प्रभावित है ना। जी सर। ये देखो, और ये कोस्टल एरिया आपका, डेल्टा वाले रीजन जो होते हैं वो तो क्या है, वहाँ पे जो मिट्टी का जमाव होता है और वो खेती बाड़ी के लिए शायद अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल। घर से आपकी आवाज़ देखो, एक मिनट एक मिनट, कुछ लोगों की आवाज़ थोड़ी धीरे आती है, कुछ की थोड़े, तो जिनके पास माइक है थोड़ा आराम से बोलिए, ठीक है बोलिए। हर्ष, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वसुंधरा बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। हाँ पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में देखो ये रेड मिट्टी आपकी, ये लाल है, इस मिट्टी का कारण क्या है, मतलब लेटेराइट मिट्टी है, तो ये पूरा ये क्षेत्र है ना आपका, ये भी सोइल इरोजन से प्रभावित क्षेत्र है पूरा मतलब। हाँ यस, वहाँ ओवर इरिगेशन की वजह से हो रहा है मतलब। यस, देखो पंजाब हरियाणा वहाँ तो ओवर इरिगेशन है, राजस्थान में क्या कृष्णा। हाँ राजस्थान में विंड हवा की वजह से और डिफोरेस्टेशन, मतलब वहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं, तो वैसे वहाँ तो डेजर्टिफिकेशन है वैसे ही मतलब।
ठीक है, वहाँ तो मेनली बायोडाइवर्सिटी का अभाव, ठीक है, मतलब पेड़ पौधों का अभाव। देखो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तो मेनली कौन सा फैक्टर सबसे अधिक काम करता है? वाटर, ठीक है। और जो ये आपका शुष्क क्षेत्र है जैसे राजस्थान है, इनमें कौन सा फैक्टर काम करता है? विंड, हवा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपका ये विंड इरोजन होगा, वेजिटेशन डिग्रेडेशन, देखो ये तो पूरे भारत में ही है इसका रोल। तो आप चाहे नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, चाहे हिमालय में चले जाओ, चाहे साउथ इंडिया में चले जाओ, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ वेजिटेशन वनोन्मूलन की वजह से मृदा अपरदन में और ये सोइल की लैंड डिग्रेडेशन इसमें वृद्धि हुई है मतलब। और ये आपकी लवणता सैलिनिटी ये कहाँ कौन से इलाके में? पंजाब और उन इलाकों में इसकी वजह से, ठीक है। और फ्रोस्ट सेटरिंग मतलब जहाँ थोड़ा सर्दी वगैरह ज़्यादा, साउथ इंडिया में इसका रोल नहीं है, नॉर्थ इंडिया में ही ये प्रभावित करती है चीज़ों को। सेटलमेंट तो आपको पता है शहरों के आसपास जो शहरी बसावट और शहरों को जो अनियोजित मतलब विदाउट प्रॉपर प्लानिंग जो आपको विस्तार हो ना, उसकी वजह से है, ठीक है। और वाटर लॉगिंग आपका जो नहरी क्षेत्र है कि कैनाल एरिया, उसमें वाटर लॉगिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप बताइए। किसको? आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही, नेटवर्क का इश्यू है, पता नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रही थोड़ी, ठीक है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब बोलिए। हाँ केरला, बिल्कुल केरला में भी अपर्दन, देखो ये केरला का भी डायग्राम है, केरला में बिल्कुल, तो ये पहाड़ी पूरा ये वेस्टर्न घाट आ गया ना पूरा। देखो ये केरला में वाटर इरोजन दिखा रहा है ना, वाटर इरोजन हाई दिखा रहा है, देखो ये पूरा इलाका वाटर इरोजन से पूरा आपका ये डक्कन प्लेटू है, ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों इससे पानी वाटर उससे प्रभावित है, वाटर इरोजन से, ठीक है। देखो आपके सोयल, ये तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बट पढ़ लेते हैं। देखो भारत में सबसे अधिक एरिया पे कौन सी सोयल पाई जाती है बताइए? एलओवीएल है ना, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है ना। यस, तो वो ये कहाँ पाई जाती है? आपको पूरा नॉर्थ इंडिया का मैदान है आपका, और जो तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया है पूरा उनमें पाई जाती है ना। ठीक है, माउंटेन सोइल, ये तो ज्योग्राफी में देख लेंगे, डायग्राम फैक्ट है तो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई खास नहीं है। आपके ये जो है आपकी लाल मृदा पाई जाती है इधर, आपकी ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और इनके इंटरनल पार्ट में, ठीक है। और ये आपकी ब्लैक सोइल पाई जाती है कौन कौन से राज्यों में? एक तो गुजरात है, गुजरात का ईस्टर्न पार्ट, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी, इन्हीं क्षेत्रों में, कुछ पंजाब, वो सॉरी कुछ इलाका इसका भी है, तेलंगाना का भी, ठीक है, ब्लैक सोइल। तो ब्लैक सोइल का निर्माण किससे हुआ बताओ? यस, हाँ लावा, ओके, थैंक यू, एक्सेलेंट। ठीक है, आगे बढ़े, इनके बारे में विस्तार से ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, तो वैसे डायग्राम आपको थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो आपका जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसके लिए कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, मतलब तो सबसे पहला तो है कि लॉस ऑफ सोयल कवर, जो मृदा का जो ऊपरी परत है उसका मतलब उसका पतन होना या उसका हटना, ठीक है, पहला फैक्टर तो ये है। तो ये देखो लॉस ऑफ सोयल कवर मेनली ड्यू टू रेनफॉल एंड सरफेस रन ऑफ, जो आपकी वर्षा होती है और जो पानी का बहाव होता है ना ऊपरी परत पे, उसकी वजह एक बिगेस्ट रीजन है डेजर्टिफिकेशन का मतलब। तो ये भारत में ये 11.01% आपके डेजर्टिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है ये फैक्टर, जल की वजह से, ठीक है। और देखो कटिंग फॉरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट द सोइल एंड कोज डिग्रेडेशन। देखो आपके जो
पहले देख तो बारिश हो रही है, आपको जैसे आपने देखा होगा ना रेन फॉरेस्ट एरिया में बारिश खूब होती है, लेकिन फिर भी वहाँ सॉइल इरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता बताइए? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधों की मात्रा पेड़ पौधे ज़्यादा। बहुत ज्यादा होते यस। अब बट आपका अगर रेगिस्तान में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसमें कितना वो होता है पर दिन बताइए? बिल्कुल। आपने देखा होगा लेह लद्दाख में क्या होता है ना, बहुत कम बारिश होती है। अगर वहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना, तो वहाँ लैंडस्लाइड और पूरे पहाड़ के पहाड़ नीचे आ जाते हैं। हैं। ये सर तो ठीक है, पहला आपका फैक्टर है लॉस ऑफ सोइल कवर, जो आपकी भूमि की जो परत है ना, मृदा की परत, उसका मतलब समाप्त होना है या उसका कम होना है। तो इसके लिए कौन कौन से दो फैक्टर जिम्मेदार है? एक तो आपका वर्षा अधिक होना, और दूसरा आपका पेड़ पौधों का कटिंग में डिफोरेस्टेशन। ठीक है। और इसके अलावा अर्बनाइजेशन, जो नगरीकरण बढ़ रहा है, उसके से आपके संसाधनों की मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है तो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट है वेजिटेशन डिग्रेडेशन। वही है, वही सेम पॉइंट है। तो वेजिटेशन डिग्रेडेशन समझ आएगी आपको? तो भारत में वेजिटेशन डिग्रेडेशन 9.15% के डेजर्टिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है भारत, जितना भी भारत में मरुस्थल हो उसके लिए। ठीक है। एक तो आपका मृदा की ऊपरी परत काटना है, उसका पतन होना, या और वेजिटेशन डिग्रेडेशन मतलब ये वनोन्मूलन, मतलब वनों का कम होना, वनस्पति का कम होना। ठीक है। सर हाँ। प्रीवियस स्लाइड में 30% था। क्या 30% क्या दे रखा था? ये क्या है? लैंड डिग्रेडेशन। और ये क्या है? मरुस्थलीकरण। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। ओके सर ओके। वो लैंड डिग्रेडेशन में मरुस्थलीकरण एक अलग कॉन्सेप्ट है, डिग्रेडेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। ओके सर ओके। यस सर। वाटर इरोजन, it is result in bedland topography with itself is initial stage of desertification. Bedland are type of dry terrain where softer sedimentary rocks and clay rich soil have been extensively eroded. बेडलैंड को क्या कहते हैं हिंदी में बताइए? आगे होंगे। क्या क्या? रेड बेडलैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? सर चंबल नदी हाँ, बीड, बियड ही कहते हैं ना बेडलैंड उसको, इस टाइप के। बियड। हाँ, वही उसको मतलब लोकल लैंग्वेज में भीड़ कहते हैं। और उसका उत्खात भूमि अपर्दन, उत्खात मतलब जिसमें क्या होता है ना, इसमें बेडलैंड में क्या होता है कि कठोर चट्टान मतलब कठोर मिट्टी की परत है, बीच में थोड़ी सॉफ्ट है, तो वो कटती जाती है, तो वो क्या है, वो बिल्कुल खाई टाइप की बन जाती है। और उस टाइप का जो अपर्दन होता है ना, उसको कहते हैं बेडलैंड। ठीक है। तो ये आपके 11-13 वाटर इरोजन वाज रेस्पॉन्सिबल 10.9% ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन द कंट्री। ठीक है। आपका विंड इरोजन है, तो सैंड एनक्रोचमेंट बाय विंड, हवा की वजह से हवा का प्रभाव सबसे अधिक कौन से राज्य में बताइए जिससे आपका डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, या जो सोइल की क्वालिटी है वो बढ़ रही है? राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, तीनों राज्यों में है ना। ठीक है। एक आपका क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज कैसे बढ़ा रही है आपके, देखो लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बढ़ा रही है बताओ? देखो टेम्परेचर, हाँ बताइए। यस, ये चक्रवात बढ़ रहे हैं, मान लो साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, बारिश बढ़ रही है। जी मान लो राजस्थान में होती थी पहले 30 सेंटीमीटर, अब हो रही है 200 सेंटीमीटर बरसात, तो उससे पूरा बिगड़ेगा ना संतुलन।
ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते। देखो इसके क्या क्या इम्पैक्ट है। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, अगर लैंड डिग्रेडेशन होती है तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। यस, देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये होगा जो लैंड की आपकी जो क्वालिटी है ना, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो वो सीधी सीधी जो ग्रामीण क्षेत्रों की जीविका उसको प्रभावित करेगी ना। Yes, sir. ठीक है, और देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो ये क्लाइमेट चेंज में भी रोल प्ले करेगी, क्योंकि देखो जो लैंड अगर डिग्रेड होगी, पेड़ पौधे अगर ख़त्म होंगे तो जो कार्बन सिंक की वो क्षमता है भूमि की, एब्जॉर्ब CO2 वो कम हो जाएगी ना। तो जो जी आपका ग्रीन हाउस गैसेज है वो एनवायरनमेंट में रहेगी, पूरा आपके वायुमंडल में रहेगी ना, एटमोसफियर में रहेगी ना। तो वो Yes, sir. आप इससे टेम्परेचर हाई होगा. यस, क्योंकि अगर आपके जो कोई बायोडाइवर्सिटी है तो कार्बन सिंक का काम करती है, अगर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हुई तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्यों कार्बन सिंक के सोर्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, अगला है वाटर स्केर्सिटी। लैंड डिग्रेडेशन से आपके जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी कम होंगे और जो सरफेस वाटर है वो भी कम होगा। मतलब तो ये इससे क्या होगा, आपकी जो जल की क्षमता है जैसे देखो आपके अगर पेड़ पौधे नहीं है तो पेड़ पौधे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं ना ग्राउंड वाटर इंक्रीज करने में, बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो देखो आपने देखो जो राजस्थान ड्राई लैंड कहीं की भी किसी की जहाँ पेड़ पौधे अच्छे हैं वो पानी की कमी नहीं है ना। Yes, sir. हाँ, तो अगर ड्राई लैंड होगी तो वहाँ पानी की कमी रहेगी, और जो ड्रोट है वो इंटेंस उसकी जो ड्रोट है, जल का प्रेस वाटर स्ट्रेस है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। मतलब ठीक है, राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपुल। देखो सबसे ज़्यादा जो अगर ये चीज़ें बढ़ती है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो लोकल पीपुल होते हैं। लोकल का मतलब होता है जो लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं, जो वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज है उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, सबसे अधिक वो प्रभावित होते हैं मतलब उनसे। मतलब कि जिनका जरिया है, जैसे जिसका एग्रीकल्चर है, वनों के ऊपर डिपेंड है, कल को वहाँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, उधर जो स्थानीय पब्लिक है उसी को होगा ना। Yes, sir. अब बताइए जब भी कोई डिजास्टर आता है, कोई भी आता है, तो सबसे अधिक नुकसान में कौन रहते हैं। मतलब देखो जो शहरी व्यक्ति हैं वो तो जो शहर में मूल निवासी, उनको कोई अपने लोकल पीपुल है, मान लो बाढ़ की वजह से या शहरों में गए तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो आम आदमी है शहरों में, जो गरीब तबका है वो कहाँ से आता है, वो गाँव से ही तो आता है ना। गाँव से क्यों आता है, या तो कोई वो आपदा से प्रभावित है वो क्षेत्र, या रोजगार के अवसर नहीं है। अगर ठीक ठीक जमीन है कौन आएगा शहर में, बताइए। तो बिल्कुल, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं इनसे, लोकल होते हैं ना, जो स्थानीय पीपुल, जो ये आपदा हुई इनसे सबसे ज़्यादा वही प्रभावित होते हैं। ठीक है, Yes, sir. देखो भारत में मेजर टेकन बाय इंडिया टू कर्ब डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन। देखो इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। एक तो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, समन्वित जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, वो कार्यक्रम। देखो इसमें क्या है ना, जल संभर जानते हो क्या होता है, आप बताइए। वाटरशेड क्या होता है, बताइए। Irrigation of water. नहीं, वाटरशेड का मतलब क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या समझते हो, वाटरशेड मैनेजमेंट। सर मतलब वही ना कि हमारे पास रिसोर्स में होता है। हाँ वो तो ठीक है, बट वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मतलब जिस क्षेत्र में बारिश होती है, नदियों में पानी आता है, तो काफी बड़े क्षेत्र के फैलाव से पानी इकट्ठा होकर नदी के रास्ते में जाता है। बिल्कुल तो उसका अगर क्षेत्र है आसपास नदियों का, झीलों का, तो वो पूरे क्षेत्र का कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं कि लोगों ने वहाँ पे घर बना दिया, एग्रीकल्चर की खेती कर ली, तो जो बिल्कुल पानी है वो उनके सोर्स से बाहर नहीं निकाला। बिल्कुल बिल्कुल एक करेक्ट है आपका। देखो वाटरशेड का मीनिंग ये है मान लो कोई नदी है, नदी में जिस क्षेत्र का पूरे क्षेत्र का जल आ रहा है ना, पूरा एरिया जहाँ से भी बह के जल आ रहा है वो पूरा वाटरशेड कहलाता है, वो क्षेत्र मतलब जल संभर क्षेत्र कहते हैं।
तो आपको इंटीग्रेटेड वाटरशेड का मतलब ये है कि आपको पूरे क्षेत्र का संरक्षण करना है। ये नहीं कि आप एक इलाके का जितना भी जल बह के आ रहा है ना, तो वो आपको जो जल है वो पूरा नदी में जाए या ऐसा मैनेजमेंट हो आपको, तो पूरे जो इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत सभी पूरा जो एरिया है उसमें सभी को इंक्लूड करते हुए सभी क्षेत्रों को, पहाड़ नद मैदान वगैरह जो भी है, इस मतलब पूरे एक एकीकृत रणनीति बनाना मतलब। ठीक है, अच्छा बताया, थैंक यू। आगे बढ़े। वेलकम सर। ओके। इट एम्स टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज with the creation of rural employment. Now it is subsumed under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना which is being implemented by नीति आयोग। देखो इसका आपको देखो इसमें जैसे आप होता है ना, पेड़ पौधे लगा रहे हैं और आप छोटे छोटे वो कर रहे मतलब वहाँ वो वाटर कंजर्वेशन के लिए रिगार्डिंग छोटे छोटे तालाब है, तो वो पूरे इलाके का एक मतलब बैलेंस अप्रोच पे, ताकि जो आपके जो उसके लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो लोगों के लिए, तो एक नेचर को संरक्षित करते हुए बायोडाइवर्सिटी भी बढ़े। होता है ना, पेड़ पौधे लगाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसी स्कीम के तहत, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी एक उसी का पार्ट है मतलब। ठीक है, और इसको नीति आयोग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो वाटर शेड मैनेजमेंट ये नहीं कि नदी का एक तालाब का भी वाटर शेड हो सकता है, एक छोटी सी झील है एक छोटा सा गांव में वो बना रहे हैं मतलब नरेगा में काम करते हैं लोग, तो वो भी एक उसका भी एक वाटर शेड हो सकता है। तो कोई भी जो वाटर का सोर्स है तो उसमें जो जल बह के आता है ना, उसको पूरा उसका जो आसपास का इलाका है उसको वाटर शेड कहा जाता है। तो पूरा इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है। यस सर। तो जैसे आपने क्रिएशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट का देखो, आप जैसे नरेगा में काम कर रहे हो, छोटा तालाब बना रहे हो, तो वो भी देख वो लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी क्रिएट हो रहे हैं और पानी भी बढ़ रहा है और पानी भी संरक्षित हो रहा है। उससे फिर मान लो कोई मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये जो भी एक्टिविटी उससे हो रही है, आपके पशुओं के लिए पानी मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है, तो उसका बेनिफिट है ना। तो ये जल संभर वाटर शेड मैनेजमेंट एक नदी से लेकर एक छोटे से तालाब को भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये 1995 में स्टार्ट किया गया था। जो आपका सूखा पड़ता है ना, सूखा और जो डेजर्ट एरिया में जो प्राकृतिक संसाधन के जो मतलब खत्म हुए उनके संरक्षण उनको वापस से रिजुवेनेट करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, और जो आपके सूखा उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये मेनली देखो राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा, और ये कोल्ड डेजर्ट है ना, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उधर स्टार्ट किया गया था। मतलब जो मरुस्थलीकरण है, मरुस्थल वाला क्षेत्र उसको डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगला है यूनाइटेड। हाँ बोलिए। हाँ ये अभी स्टार्ट किया है ना, बिल्कुल। हम लोग जो भी तालाब है लोकल स्तर पे, जो भी वाटर कंजर्वेशन के, जल संचयन के, उनको बिल्कुल पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया जाए। अमृत सरोवर। ठीक है, थैंक यू। अगला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो इंडिया बिकम ए सिग्नेटरी टू द UNCCD इन 1994 एंड रेटिफाइड इन 1996। ये बताइए मुझे कौन से सम्मेलन के तहत इसको स्थापित किया गया था, बताइए। नहीं, अरे यार ये तो आपको उसमें शायद ये तो उसका पार्ट था ना, रियो सम्मेलन का। रियो में लाए तो गया था, आपको पढ़ाया तो था मैंने। क्या? हाँ 92 में हुआ था, उसमें था तो सही, इसमें उसको इसको लाया गया था ना। कोमल आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, इसका पर्पस था कि जो आपका जो
डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए वर्क करता है ये, ठीक है। ये 1992 का रियो सम्मेलन हुआ, उसमें लाया गया था ना सबसे पहले ये। तो देखो, इंडिया इज वर्किंग हार्ड टू अचीव इट्स नेशनल कमिटमेंट ऑन द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, बताइए, किसी को जानकारी हो तो बताइए फिर। देखो, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी ये होता है कि आपके जो भी आपके लैंड रिसोर्सेज है और जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं ना लैंड, जो भी उसकी जो क्षमता है, चाहे सर्विस इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करने की या खास सुरक्षा बढ़ाने की, वो या तो स्टेबल हो या इंक्रीज हो। मतलब उसकी जो क्षमता है ना लैंड की, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो जो उसकी क्षमता है या तो स्टेबल रहे या इंक्रीज हो, उसी को क्या कहा जाता है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। समझ आया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होता है? जो आपकी जो लैंड है उसकी क्षमता या तो आपकी इकोसिस्टम सर्विस की या इनहेंस फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग खास सुरक्षा और इकोसिस्टम की जो सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब सोयल, उसमें या तो स्थिर रहे उसकी क्षमता या बढ़े, तो उसको क्या कहा जाता है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ठीक है, समझ आया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है? बताइए, बोलिए क्या है, समझ बताओ। यस, या तो स्टेबल रहे या इंक्रीज हो, मतलब डिग्री, मतलब वो लो नहीं होनी चाहिए, मतलब डाउनग्रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस, या तो जीरो रहे, मतलब वृद्धि ना हो, स्टेबल रहे या इंक्रीज हो, दो ही चीजें। ठीक है, उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। क्लियर? यस सर। अगला है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। ये 2000 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, वन रोपण के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय वन रोपण। अगला है नेशनल एक्शन प्रोग्राम ऑन कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, ये 2001 में। तो जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा था ना, उसको रोकने के लिए, और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, तो आपका राष्ट्रीय, मतलब डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ या राष्ट्रीय एक्शन, राष्ट्रीय कार्य योजना टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय कार्य योजना इस टाइप से। ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया 2014 में स्टार्ट किया गया था। तो भारत में मतलब ये जो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, ठीक है, वन रोपण में वृद्धि और वृक्षों के जो उसमें वृद्धि। ठीक है, ये नाम वो एनवायरमेंट में पढ़ाई है विस्तार से, तो ये मैं, ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपका अगला पॉइंट, डिफोरेस्टेशन। तब देखो, डिफोरेस्टेशन भी है कि लैंड डिग्रेडेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। अभी तो क्या सभी पॉइंटों को एक साथ पढ़ा था, अब थोड़ा एक अलग अलग को विस्तार से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट है क्लियर हो। ठीक है, The population explosion has created pressure on forest land and resources, this cause deforestation. देखो, वन पेड़ों को काटा जा रहा है ना पहले की तुलना में, तो डिफोरेस्टेशन असेंचुएट सोइल इरोजन। डिफोरेस्टेशन से मृदा अपरदन बढ़ता है, ये इसका मतलब इंक्रीज या तीव्रता में वृद्धि होता है, इंटेंसिटी में वृद्धि। ठीक है, डिफोरेस्टेशन सोइल डिग्रेडेशन में को इंक्रीज करता है ना। देखो, होता क्या है ना, आप रूट्स ऑफ ट्री एंड प्लांट्स बाइंड द सोइल पार्टिकल रेगुलर। देखो, आपके जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो जड़ मिट्टी को बांध के रखते हैं ना, उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होती है ना अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो। आपने देखा होगा ग्रामीण एरिया में तालाब है कोई, तो उसमें अगर उसको घास लगाई जाती है, उसकी जो दीवार होती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों लगाते हैं हम पेड़ पौधे, बताइए क्यों लगाते हैं, कारण क्या है उसका?
मतलब सोयल क्या है, सोयल की बॉन्डिंग है, सोयल की जो एक साथ मतलब ये क्या है, उसको बांधे रखता है मतलब। ठीक है, अगर आपके जो पेड़ पौधों को काटोगे तो सोयल इरोजन बढ़ेगा, और अगर पेड़ पौधे काटने की वजह से आपके जो आप जो विंड से और वाटर से जो इरोजन होगा ना, उसमें वृद्धि होगी। आपने देखा ही होगा कई जगह, मान लो पहले बिल्कुल आप रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्यों अगर थोड़ी सी बारिश आए, हवा क्यों होता है मतलब सोइल इरोजन, बताइए? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, बायोडाइवर्सिटी है ही नहीं यार। तो पेड़ पौधे आपको मैंग्रोव वन वगैरह तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने में भूमिका निभाते नहीं निभाते, बताओ? यस। तो वैसे तो पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही आपका पेड़ पौधों को काटा आपने, तो आपको जो आपकी इसकी गति है, इंटेंसिटी है और स्पीड है, ये बढ़ेगी, मतलब विंड और वाटर इरोजन की। ठीक है, तो आपके देखो लार्ज आपके शिवालिक रेंज में जैसे पेड़ पौधों को काटा गया है, देखो हाईवे का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटियां वो बढ़ रही है, और ये भीड़ क्षेत्र, रेविल्स और चंबल वैली, ये क्यों हुआ पता है? ये डिफोरेस्टेशन की वजह से ही तो हुई ना सब चीज़ें। लोगों ने पेड़ पौधों को काटा है, तो उसी की वजह से तो हो रही है ना सब चीज़ें। समझ आया? तो वन देखो, आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये तो पॉइंट लिखना है, लिखना है मतलब वनोन्मूलन मृदा अपरदन और जल के लिए, मतलब वन तो लगाने ही लगाने, क्योंकि देखो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये जो आप वर्तमान में जो सभ्यता जीवित हैं लोग, वो रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, बताइए? बिल्कुल। तो पेड़ पौधे, क्योंकि आपके देखो जीव जंतु इनके ऊपर डिपेंड है, मानव इनके ऊपर डिपेंड है, पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा यार पेड़ पौधे नहीं होंगे तो। तो आप जहाँ भी रहते हो तो प्लीज़ है ना, इनको बढ़ावा दो, पेड़ पौधों को एक दो दो तीन चार पांच पौधे लगाने चाहिए जहाँ भी रहो। अगर एक साल में एक पौधा भी लगाओ, 100 साल में 100, मतलब 100 जितना भी जियो, मतलब 60 70 80 कोई जितना भी, तो उतने पौधे लगाओ। कितना मतलब कितना, अगर सब लोग ऐसे सोचे तो कितना क्रांतिकारी कदम हो सकता है। तो जब भी आपका विद्यालय है, आपका कॉलेज है, आपका घर है, आपका गांव में, शहर में, कहीं भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें। ठीक है, और इसको बढ़ावा देना चाहिए। कितना का आता है एक पौधा? 50 रुपए का आता है, इतना ज़्यादा थोड़ी ना आता है। इसके अलावा देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि, ये भी तो लैंड को डिग्रेडेशन में रोल प्ले करती है, लैंड डिग्रेडेशन में। क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बताइए? स्थानांतरित कृषि कहते हैं इनको हिंदी में, बताइए? यस। तो भारत में ये बताइए मुझे, कहाँ कहाँ आप मतलब ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उनको आइडिया होगा, कहाँ कहाँ स्थानांतरित कृषि की जाती है भारत में अभी भी, मतलब? असम रीजन है, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी। यस। और देखो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, और असम के, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा भी मान सकते हो। तो इनमें वाले जो ट्राइबल एरिया है ना, उनमें वो नॉर्थ ईस्ट में की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है ना, जंगल को साफ किया जाता है, 1 2 साल में एग्रीकल्चर की जाती है, मतलब जंगल को साफ करके जलाया जाता है, वहाँ घास फिर खेती की जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है। तो आपके जो बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधों को भी कितना नुकसान हो रहा है मतलब, और कोई यूज भी नहीं आ रहा है, 1 2 साल के लिए वो छोड़ देते हैं, फिर बाद में उसको। यही होता है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। ठीक है, तो वो 3 से 4 साल के, 2 से 3 साल के लिए यूज किया जाता है। दिस एरिया एबंडेंट एंड लेफ्ट फॉर रिकवर, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है फर्टिलिटी रिवर रिकवर करने के लिए। फिर वही प्रैक्टिस दूसरी जगह, मतलब फ्रेश पीस ऑफ लैंड पे, तो इससे कितना नुकसान हो जाएगा मतलब। क्योंकि देखो ये पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है फॉरेस्ट एरिया में, तो उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है बताओ। तो ये बहुत मतलब बायोडाइवर्सिटी को नुकसान के बहुत काफ़ी हद तक जिम्मेदार है ये तकनीक। ठीक है,
बिल्कुल। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड माइनिंग। जो माइनिंग है, आपने देखा ना, तो जैसे आपने देखो कई, एक नियामगिरी वेदांता का प्रोजेक्ट था उधर उड़ीसा में, उसको कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो कितना जंगल काटना पड़ता है अगर आपको कोयला खनन कर रहे हो, तो कितना जंगल काटना पड़ेगा बताओ। पर जरूरी भी है, देखो यार खनी वो होगा, पर इससे नुकसान तो होता ही है ना, मतलब ठीक है, लैंड तो उससे पोल्यूशन भी बढ़ता है, वन भी खत्म हो रहे हैं, आपके भूमि का कटाव भी बढ़ेगा क्योंकि पेड़ पौधे, तो उससे कई सारे मतलब कई मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं उस चीज़ के, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड माइनिंग, विकास परियोजनाएं खनन। आप देखो, आप बांध बनाते हो, बांध से भी कितनी सारी मतलब बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, कितनी सारी मृदा को नुकसान होता है ना, बांध कितने भूमि में फैलता है। यस सर। ठीक है ना। अगला प्लांटेशन बूम। आपके ये होता है ना, रोपण कृषि की जाती है, जैसे कोको की है, कॉफ़ी है, टी है, शुगर है, पाम ऑयल है, रबर है। इनमें क्या होता है ना, ये बागवानी है, एक बागवानी कृषि। अब इनको लगाने मान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इन इलाकों में इनकी खेती की जाती है। अब देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वनों की मात्रा ज़्यादा रहेगी, अगर आप इनकी खेती करोगे, आपको ज़मीन चाहिए, तो आपको इनको काटना पड़ेगा ना जंगलों को। यस सर। तो ये जो रोपण कृषि, इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मतलब ठीक है। मतलब अगला है रॉ मटेरियल। आप देखो वनों से क्या क्या बनाते हो आप, भाई वेरीज इन मेकिंग, पेपर है, प्लाईवुड है, फर्नीचर है, मतलब मैच स्टिक है, बॉक्सेज है, ये सब कैसे इंडस्ट्री आल्सो प्रिंट। तो इससे क्या है, पेड़ पौधों को तो नुकसान होगा ही नहीं इन चीज़ों से। ठीक है, ये वनोन्मूलन के कारण है, डिफोरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार कारण है ये सब, मतलब आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और प्लांटेशन बूम है, रॉ मटेरियल। आपसे अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो उससे अपने आप ही, अगर वन, जैसे आपको वनों के लिए एक ही कारक जिम्मेदार थोड़ी ना है, कई सारे कारक जिम्मेदार है, वनों को काटा जाएगा तो आपकी भूमि तो डिग्रेड होगी होगी ना। यस सर। ठीक है। तो वुड भी, तो आपकी वनों से कई सारे मतलब फर्नीचर है, मैच स्टिक है, बॉक्स है, जो भी मतलब यूज लेते हो, उसके लिए भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। मान लो कोई ड्रग्स बनानी है, सेंट बनानी है, परफ्यूम है, ये सब गोंद है, वैक्स है, जो भी जितने भी पदार्थ निकल, रबड़ है, टेनिस है, तो जितने भी उनसे वो, जिनके लिए वो कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में वनों को यूज लिया जाता है, ठीक है। उसकी वजह से वनों को काटा जाए। अदर कार्ड डिफोरेस्टेशन के देखो, ओवर ग्रेजिंग है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, अर्बनाइजेशन है, फ्लड है, फायर, पेस्ट डिजीज, ये बहुत सारे कारक जिम्मेदार है, ठीक है। यस सर। तो आपका डिफोरेस्टेशन होगा, डिफोरेस्टेशन के लिए आपका हो गया शिफ्टिंग का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और डेवलपमेंट प्लांटेशन, रॉ मटेरियल और अदर का, ठीक है। अब डिफोरेस्टेशन के क्या क्या प्रभाव बताओ, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे बताओ। अगर वनों को काटा गया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वनों के, बताइए। बिल्कुल। यस। यस। सर इंडिया में जो फॉर्म की प्रोडक्टिविटी है, खेतों में जो प्रोडक्टिविटी है, वो पहले से ही काफी कम है दूसरे देशों की तुलना में। यस। तो अगर हमारी जमीन की वैल्यू, जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो और कम हो जाएगी, तो हमको और ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे अपने यील्ड को उसी लेवल पर बरकरार रखने के लिए। सर फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रिड्यूस एरिया की, वहाँ पर जो लिविंग हो रहा है, सॉरी जितने भी स्पीसीज है, उतने
यस यस। तो, तो सभी ने आपने, आप बोलिए। बस जैसे अभी जो लास्ट टॉपिक बनाया इसमें जो है ना, अगर उसकी बात है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ हार्मोनी देखने को मिलता है, यस यस यस, तो क्या है ना, अभी तो कोई डिस्कशन नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। कि ह्यूमन का क्या ख्याल है। सर इकोनॉमी भी बुरे तरीके से प्रभावित होगी क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर और थोड़ा सा अगर बायोडाइवर्सिटी इन चीज़ों का लॉस होता है तो डायरेक्टली इकोनॉमी में भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। हाँ बिल्कुल, वो देखो सभी को वो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें, मान लो बायोडिग वो कह रहे हैं मैं आपको, सोइल डिग्रेडेशन होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को रोजगार, तो वो सभी मतलब कह देखो एक सभी सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मतलब, ठीक है, तो वो सभी प्रभावित होंगे, थोड़ा थोड़ा प्रभाव सब पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मतलब वो प्रभावित करेगी चीज़ों को, ठीक है। यस सर। अब देखो एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला तो है ये आपके डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वो बढ़ेंगे, मतलब डिग्रेडेड मतलब जो खराब वनों की जो खराब हो चुके हैं, मतलब जिनमें पेड़ पौधों की कमी, उनकी जो अनुपात है वो बढ़ेगा, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगला पॉइंट है इससे जो आपकी बारिश है, जो आपका ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और इससे आपका अगर पेड़ पौधे कम होते तो उससे वर्षा की जो मात्रा है उसमें भी कमी होगी ना। अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो वहाँ आर्द्रता ही नहीं रहेगी एनवायरनमेंट में। तो जैसे आपने देखा होगा ये जैसे यहाँ बारिश क्यों नहीं होती, जैसे ये डिजर्ट इलाके में पेड़ पौधे ही नहीं है, वहाँ आर्द्रता की मात्रा ही नहीं होती, कैसे बारिश होगी बताओ। यस यस, अब तो देखो अगर सोइल ही नहीं उपजाऊ रहेगी नहीं तो आप कहाँ जमीन कहाँ से लाओ, कहाँ प्रोडक्शन करोगे, तो ठीक है, तो आपकी वर्षा की मात्रा को प्रभावित करेगी ये चीज़ें। और ये जो आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है, देखो आपने देखा होगा ना, बारिश का पानी गिरता है पेड़ पौधे पे गिरता है तो वहाँ धीरे धीरे रिसाव होता रहता है ना पेड़ पौधों पे धीरे, अगर वो डायरेक्ट सीधा लैंड के ऊपर गिरेगा तो वो तो सीधा मतलब या तो मृदा अपरदन करेगा या फिर वो भेजाएगा ना। और आपने देखा होगा ये वनों से जो पानी आता है वो धीरे धीरे रिश्ता रिश्ता आता है ना। तो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम होगा उससे, और जो आपके जो वाटर टेबल है वो भी, तो इसके लिए ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में उससे क्या होगा ना, आपकी जो प्रिसिपिटेशन वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी इससे क्या होता है, नेचुरल रीयूज साइकिल इज ब्रोकन, क्योंकि जो वाटर है सीधा तुरंत ही अगर मान लो डायरेक्ट मतलब ज़मीन पे गिरेगा, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं, तो सीधा वो बहता हुआ नदियों में चला जाएगा मतलब, ठीक है। देखो डिफोरेस्टेशन आपका जो बायोडाइवर्सिटी है, नाइबरिंग इकोसिस्टम है, सोइल इरोजन है, लैंड डिग्रेडेशन है, आपका ग्राउंड वाटर चैनल है, पोल्यूशन है, इन सबको बढ़ाता है, मतलब इनको मतलब इन पे काफ़ी वो इम्पेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। अगर डिफोरेस्टेशन होता है तो ये सब को प्रभावित करेगा, ठीक है, समझ आया। पेड़ पौधों को काटने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है ओवर ग्रेजिंग। देखो आपका ये ओवर ग्रेजिंग भी मृदा अपरदन का और मृदा सॉइल डिग्रेडेशन का एक मेन कारण है ना। यस सर। तो अंकित बताओ मुझे कैसे ओवर ग्रेजिंग मतलब आपकी मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है, सॉइल इरोजन के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए कैसे जिम्मेदार है ओवर ग्रेजिंग। पहले तो ओवर ग्रेजिंग व्हाट इज ओवर ग्रेजिंग, इसका मीनिंग बता मुझे, और फिर क्या कैसे जिम्मेदार है बताओ। सर मतलब जो ज़्यादातर क्या होती है ओवर ग्रेजिंग, मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। मतलब वो सबसे ज़्यादा मतलब चारा ओवर ग्रेजिंग मतलब उसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा मतलब जानवरों को वहाँ छोड़ना है चढ़ने के लिए, ये कहना चाह रहे हो ना। ठीक है, तो कैसे नुकसान होता है ओवर ग्रेजिंग से, मुझे ये बता कैसे मतलब नुकसान होगा। यस
देखो होता क्या है ना, अगर मान लो वहाँ घास की मात्रा है, अगर आप ज़्यादा उनकी क्षमता है मान लो 10 जानवरों को चढ़ने के लिए, आप वहाँ 30 जानवर छोड़ दोगे तो वो घास को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे ना। तो जड़ भी अगर आएगी साथ में एनिमल्स के द्वारा रूट्स भी खाई जाएगी, तो वो तो मतलब मृदा की जो बॉन्डिंग है, उनके जो कणों की बॉन्डिंग, वो तो कमज़ोर होगी ना। यस सर। तो एक तो वो है, और एक दूसरा जो उनके खुर होते हैं ना, वो जानवरों के मतलब जो पैर के, तो वो बार बार उस पर आएंगे जाएंगे, तो उससे जो मृदा, वो मिट्टी के कण, वो उनका बॉन्डिंग ढीली होगी, तो उससे क्या उनका हवा और वाटर से थोड़ा सा पानी बहेगा, हवा आएगी तो उससे वो बह जाएंगे ना तुरंत ही, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाएगा ना। सर इस डेजर्ट यस सर। क्या क्या? हाँ कोमल सर क्या इससे डेजर्ट बोलिए। सर मरुस्थलीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। हाँ मतलब देखो, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो लैंड डिग्रेडेशन ही हुआ, तो वो सब चीज़ों का प्रभाव एक ही है, मतलब मरुस्थलीकरण हो या लैंड डिग्रे, तो मरुस्थलीकरण से भी तो मृदा को नुकसान ही हो रहा है ना, तो वो है तो वही चीज़ सेम ही है। तो लैंड डिग्रेडेशन हो, डेजर्टिफिकेशन हो, सबको इसी से, मतलब ओवर ग्रेजिंग हुआ आपका या डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो सब उसी पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको प्रभावित करेंगे ही करेंगे, मतलब सब एक ही उसी के फैक्टर है ना, उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है भाई। मरुस्थलीकरण होगा तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, चाहे वो पोल्यूशन से हो, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो हो, तो लैंड का नुकसान ही हो रहा है ना आपको, भूमि का, यस यस सर। ठीक है। तो एक तो ज़्यादा अगर उसको मतलब क्षमता से ज़्यादा जानवर रहेंगे तो उनकी जो वो क्या नाम है, वो उनके जो वहाँ की जो वेजिटेशन है वो काफ़ी उसको नुकसान होगा। इसके अलावा जो जानवरों के जो खुर होते हैं, उनकी वजह से भी जो उनके जो टॉप सॉइल है उसकी जो लूज स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही थोड़ी सी वर्षा हुई वो सीधा बह जाएगा, मतलब ठीक है। और देखो सोइल इरोजन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग इज कॉमन साइड इन एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये पशु वगैरह चराते ना, उनकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी है, क्योंकि वो काफ़ी कम मतलब उसको नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और उससे वहाँ जो आपकी जो सोइल इरोजन है वो सोइल जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर के फाल्टी मेथड है, एग्रीकल्चर में कई सारी गलत गतिविधियां हैं, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है, लैंड डिग्रेडेशन और सोइल इरोजन के लिए, है ना। बिल्कुल सर। देखो गलत जुताई, lack of crop rotation, practice of septic cultivation are the most adversely affecting the method of agriculture। ये देखो जुताई, रॉन्ग जुताई क्या होती है, तो आपने मान लो जिधर ढाल है उधर ही जुताई करती तो पानी के साथ वो मिट्टी भी बहेगी ना, लेकिन आपने वो समोच्च रेखी जुताई, मतलब जो आपकी ढाल मान लो है वो सीधी है, क्या नाम है, परपेंडिकुलर है, आपने वो आपने जुताई होरिजेंटल, वो वर्टिकल है आपकी ढाल, और उसके अनुसार जुताई ना करके आपने कैसे जुताई की, हॉरिजेंटल, तो जो मिट्टी का कटाव वो कम होगा ना, समोच्च रेखी जुताई कहते हैं जिसको। और लेक ऑफ क्रॉप रोटेशन, देखो होता क्या ना, हम क्या करते हैं ना, एक ही एक फसल बोते रहते हैं, उससे भी तो नुकसान होता है ना मृदा को। यस सर। बताओ कैसे नुकसान होता है, एक ही एक आप बार बार एक ही फसल बोओगे, एक ही टाइप की, से गेहूं ही बो रहे हो, तो कैसे नुकसान होता है बताओ उसको। एक ही प्रकार की सब्जी जो बार-बार बोया जाता है और फर्टाइल यस, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, यस प्रो, क्या होता है अंकित, क्रॉप रोटेशन क्या है बताओ। एग्जाम्पल बताओ। यस यस, हाँ जैसे गेहूँ बोना, फिर दाल बोना, फिर गेहूँ, वो चेंज कर करके बोना, तो उससे क्या मृदा जो आपकी सोइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी ना।
ठीक है, देखो आप देखो, इफ द फील्ड्स आर क्लोज, मतलब उनकी जो अलोंग द स्लोप अगर ढाल के अनुसार ही जुताई की जाएगी तो उनको कोई बाधा नहीं होगी ना, पानी पानी मिट्टी को बहा के ले जाएगा ना। समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ, पहले इसका डायग्राम लिया जाए। तो वैसे एक मिनट, जैसे मान लो ये आपका खेत है, ठीक है, ये आपका एक, ठीक है, तो आपकी डाल इधर से है, इधर डाल है, इधर डाल की दिशा इधर है, मतलब ठीक है। अगर आपने जुताई भी ऐसे कर दी, ऐसे इधर की तरफ, इधर मतलब, तो जो आप पानी बहेगा उसमें ये तो इधर की तरफ ही जाएगा ना, पानी बहते बहते डाल की तरफ ही, तो मृदा अपरदन बढ़ेगा। बट अगर आपने जुताई ऐसे की, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे, तो मृदा अपरदन कम होगा ना, ये पानी को रोक लेगा ना, ये दीवार टाइप की छोटी छोटी छोटी, ये तो डाल इधर है। समझ आ रही है बात मेरी? हाँ, काउंटर समोच्च रेखीय जुताई यही होती है। समझ आ गई बात? ठीक है, नहीं हुआ क्या क्लियर? बताओ। ओके, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो है, गांव से, उनको तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो शहरी क्षेत्र से उनके लिए थोड़ा इश्यू हो सकता है, मतलब उन्होंने अकाई जुताई को देखा नहीं हो तो थोड़ा सा रहता है, मतलब क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाँ अगला पॉइंट है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री द सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर विच स्पॉइल्स द केमिकल बैलेंस ऑफ सोइल, द सोइल इज एग्जॉस्टेड एंड इजीली इरोडेड बाय द विंड और वाटर। देखो केमिकल आपका बार बार वही फसल बोओगे तो उसमें जो पोषक तत्व है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो तो खराब होगा ना। यस 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 यस, तो अगर आप बार बार गेहूं ही बोओगे तो फसल तो खराब होगी और उसका केमिकल स्ट्रक्चर खराब होगा, तो कहीं न कहीं उनकी बॉन्डिंग पे भी प्रभाव पड़ेगा, बॉन्डिंग खराब होगी तो फिर वो ये अगर विंड और वाटर से तुरंत ही वो उनको बाहर ले जाए, वो बोलो थोड़ा उनकी नेचुरल जो है वो तो प्रभावित होगी ना, उनकी जो विशेषता है, वो नेचुरल जो कैपेसिटी है वो तो प्रभावित होगी ना उससे। बिल्कुल 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 करेक्ट। देखो अगला पॉइंट है, द रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट कवर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीड्स टू द एक्सपोजर। देखो आप ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ ही लिया आपने, उसकी वजह से आपका जो टॉप सॉइल है, मृदा की ऊपरी परत है, उसको नुकसान हो रहा है। जो एक तो स्पेशली जो ढलान वाला, पहाड़ी ढलान वाला इलाका है ना, उसमें काफ़ी नुकसान कर रही है ये चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं विस्तार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपकी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए, मतलब ठीक है ना। ये बताइए, ये मृदा लवणता और मृदा सोयल सैलिनिटी और एल्केलिनिटी क्या होता है? ये थोड़ा किसी को आइडिया है मृदा लवणता और मृदा क्षारीयता में क्या? ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम दिख रहा है ना, साइंस के स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को, जिनके पास साइंस रही है वो अच्छे से बता सकते हैं कि एसिडिक सोयल और एल्कलाइन सोयल क्या होती है, मतलब न्यूट्रल सोयल क्या होती है। क्या 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 वापस से बोलना।
मतलब सेव क्या रहेगा 7 के आसपास? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 7 और ये मात्रा किसकी मात्रा दिखा रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पीएच वैल्यू, पीएच मान, पीएच वैल्यू है ना। क्या होता है पीएच वैल्यू? कोई साइंस के स्टूडेंट एक्सप्लेन करे प्लीज। क्या समझते हो पीएच वैल्यू से, आप बताओ। So pH value यस, थैंक यू। देखो अगर मान लो ये पीएच वैल्यू 0 है तो उसमें हाइड्रोजन का वो कम होगा ना। और अगर ये 14 बता रहा है तो हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी ना। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये जो मीनिंग ऑफ द नेम पीएच इज एक्सप्लेन्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर एसिडिक है तो उसमें लो पीएच मान का मतलब हाइड्रोजन की मात्रा कम रहेगी ना उसमें। ठीक है, देखो इसको थोड़ा साइंस में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो जो ज्योग्राफी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब थोड़ा पढ़ लीजिए, एनवायरनमेंट का टॉपिक आएगा, थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ के आएंगे एक्सप्लेन। तो इसमें एसिडिक तो वो होता है जिनका पीएच मान कितना होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है, मतलब 6 तक या 7 तक, ठीक है। तो वो तो होता है एसिडिक। तो ये देखो अगर विथ ए पीएच लोअर देन 5.5 देयर इज हाई लेवल ऑफ, देखो इसमें क्या होता है ना, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम डज नॉट डोंट डिजोल्व वेल एंड आर नॉट एब्जॉर्ब। देखो इसमें क्या होता है ना, आपके मैग्नीशियम की कमी रहेगी, नाइट्रोजन की भी कमी रहेगी, फॉस्फोरस की भी कमी रहेगी, और पोटेशियम, ये क्या डिजोल्व नहीं हो पाते इसमें, तो इनकी काफ़ी कमी रहती है इस टाइप की मिट्टी में, एसिडिक में, ठीक है। और न्यूट्रिल तो मतलब आइडियल, ये आइडियल होती है मतलब सभी प्लांट के लिए, ठीक है। और ये जो आपका पीएच लेवल से ज़्यादा होता है ना, 7 से ज़्यादा, ये एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आपके फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, ये कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो पौधों के लिए कौन सी है आइडियल कंडीशन, कौन सी सोइल है, न्यूट्रल 7 पे है ना। ठीक है, इतना समझ में आया ना, मतलब कितनी कितनी मतलब एसिडिक में पीएच लेवल कितना है, उस लो लेवल वाले को पीएच एसिडिक कहा जाता है 7 पे, न्यूट्रल, और उससे ऊपर ऊपर क्या एल्कलाइन, क्षारीय कहते हैं इसको। इतना तो क्लियर हुआ ना, ठीक है। देखो ये क्या होता है ना, आपकी जो मृदा वो सेलेन एल्कलाइन क्यों बनती है, जो कुछ होते हैं ना मतलब वो होते हैं आपके, क्या कहते हैं उसको, कुछ पदार्थ होते हैं रासायनिक केमिकल पार्ट, तो उनको क्या है तो सोख लेती है या उसके ऊपर, तो उसी की वजह से उसके लिए कई सारे फैक्टर होते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो उन्हीं की वजह से उनमें क्या, उन तत्वों को उन केमिकल जो क्या कहते हैं कंपोनेंट के वो तत्व होती, क्या कहेंगे तत्व को इंग्लिश में, केमिकल कंपोनेंट या क्या कहेंगे उसको, जो भी मतलब ऐसा कोई वर्ड है, तो उनकी मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से उनमें जो होते हैं ना मिनरल्स वगैरह, खनिज वगैरह, उनकी वजह से उनका सेलाइन को एल्कलाइन और मतलब अम्लीय और क्षारीय में कन्वर्ट होती है, मतलब। तो ये इनमें क्या साल्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब ये पानी की वजह से या किसी भी कारक की वजह से कई सारे, तो उससे क्या उनके जो स्ट्रक्चर है ना, केमिकल स्ट्रक्चर, वो बदल जाता है, मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ तो देखो होता है क्या, जैसे आपने देखा होगा ना, जो ये वाटर लॉगिंग एक्टिविटी है, तो वाटर लॉगिंग में क्या होता है, जब पानी सूख जाता है तो फिर वो
बिल्कुल आपके मिट्टी पे जो वो जो परत है बिल्कुल सफ़ेद टाइप की परत जम जाती है ना, यस सॉल्टी। तो वो कौन सी होगी? वो एल्कलाइन होगी या एसिडिक होगी वो? बताइए, एल्कलाइनस कंफर्म बताइए। एसिडिक, वो एल्कलाइन होगी, क्षारीय भूमि होती है जिसपे आपके वो रहता है ना, एल्कलाइन जो सफ़ेद परत टाइप की जम जाती है, वो कौन सी भूमि होती है? लवणीय तो वो होती है, एसिडिक क्षारीय ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो साल्ट की मात्रा क्यों बढ़ जाती है, बताओ क्यों, कारण क्या है उसका? जैसे ज़मीन में आपके जैसे कोई भी मिनरल्स है या कोई साल्ट की मात्रा है, तो पानी की मात्रा कम होने से वो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, मतलब वो भाप के द्वारा पानी ऊपर आ जाता है, तो वो नमकीन की जो परत है वो कहाँ, उसके वो मिट्टी के ऊपर जमा हो जाती है ना, होती है ना। जब वाटर लॉगिंग हुआ, आपका पूरा पानी सूख गया ऊपर का, अब फिर मान लो अंदर कोई पानी रहे उस वो अगर भाप बन के ऊपर उठे तो वो अपने साथ साथ वो भी तो लाएगा ना, जो जो उसके साथ जो में साल्ट की मात्रा है पानी में, वो भी तो लेके आएगा ना। तो उससे क्या होगा बताओ? वो साल्ट की जो नमक की परत है पूरी जम जाएगी ना उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर। क्या? हाँ, जो कई बार क्या होता है, तो अंदर कई बार क्या, जो बहके मान लो पानी से पानी अंदर बहके गया, कोई भी मिनरल साल्ट है, फिर वही वापस से आती है ना, मतलब वो वही सॉल्ट की मात्रा। कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है ना, केस की क्रिया। इसमें आप पहले वो आपने देखा होगा ना, ऑयल की बोतल थी, पेट्रोल वो केरोसिन से चिमनी टाइप की होती थी, उसमें क्या होता है, कैपिलरी क्रिया के द्वारा है तो ऊपर आता है, मतलब वो मान लो कोई भी क्षेत्र है, पानी अभी वाटर लॉगिंग होगी तो पानी की मात्रा, तो उसके साथ साथ पानी के साथ साथ ग्राउंड वाटर में कुछ नमक वमक चले गए, मतलब कुछ साल्ट की मात्रा चली गई। फिर क्या होगा बाद में, जब वो सूख जाता है ड्राई सीजन में, इवेपोरेशन होता है, तो वो वापस आ जाता है ना बाहर की तरफ। समझ आया? देखो, अंडर सच कंडीशन द ग्राउंड वाटर लेवल राइज एज सेलाइन एंड एल्कलाइन इन ये इफ्लोरेसेंस consisting of salt of sodium, calcium, magnesium appear on the surface as layer of salt through capillary action। जो आपके जो उसमें अगर वाटर लेवल ऊपर आएगा धीरे, तो उसके अंदर जो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा वो भी तो उसके साथ साथ आ जाएगी ना, कैपिलरी केस की क्रिया के द्वारा उस पे धरातल पे। नहीं आएगी? बताइए। तो ये जो आपका राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इसमें क्यों बढ़ी है प्रॉब्लम? मतलब क्योंकि देखो वो वाटर लॉगिंग की समस्या उसी उसी की वजह से तो आपकी क्षारीयता लवणता बढ़ी है ना। राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, इन दोनों राज्यों में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, मतलब ठीक है। देखो इसका जो बेसिक कौन मतलब
कुल मिला के बात ये है ना कि वाटर लॉगिंग की वजह से बढ़ रहा है ये सब, ठीक है, उसी की वजह से बढ़ रहा है। ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से तो आपके क्लियर हो गया ना, वो साइंस के दृष्टिकोण से थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे कौन कौन से तत्वों को, मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तो मेरे पास भी साइंस नहीं रही, पर ये कि एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से समझ में आ गया ना क्या मतलब क्या है मेन बेसिक चीज़, ठीक है। यस सर। ये ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आइडिया लगा ना, मतलब ये इतना तो समझ ही गया एसिडी क्या होता है, ये इतना समझ जाओ, फिर आगे देख कल और एक्सप्लेन कर और डिस्कस कर लेंगे और पीपीटी वगैरह बना के, ठीक है। देखो इसका प्रभाव क्या क्या होता है, मतलब लवणता और क्षारीयता का। देखो ये आपकी मृदा पे एडवर्स इफेक्ट करती है, और इससे क्या आपकी सॉइल फर्टिलिटी है ना वो कमजोर होती है। देखो अगर वो साल्ट है, अगर वो कई बार तो उस पर खेती नहीं कर सकते, मतलब तो उसमें क्या वो सेलाइन सोइल है जिससे लवणीय मृदा, उसमें इतने सारे वो उसकी साल्ट की इनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है, अगर आप खेती करोगे तो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा कुछ भी, मतलब ठीक है। और देखो लवणीय लवणीय कई फसलें होती हैं जैसे कॉटन है, बार्ले है, यही उसकी सहन कर सकते हैं। ज़्यादातर फसलों में अगर सैलिनिटी लवणता ज़्यादा होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी फसलें, मतलब अम्लीय उसमें, मतलब ठीक है। और जो आपके चारे की और फूड की जो क्वालिटी वो भी गिरेगी उससे, मतलब इसके अलावा ये आपके सैलिनिटी एल्कलिनिटी क्रिएट डिफिकल्टी बिल्डिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन में भी ये बाधा पैदा करती है, क्योंकि उससे क्या मिट्टी का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है ना। इसके अलावा दिस काज फ्लड्स ड्यू टू रिड्यूस परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब होता है ना भूमि का रिसाव, वो भूमिगत जल का भूमि में रिसाव होना, तो वो भी कम हो जाता है क्योंकि वो परत है बिल्कुल कठोर हो जाती है, तो उसमें क्या पानी ऊपर से जमीन की तरफ जा ही नहीं पाता, तो ये बाढ़ का कारण भी बन जाती है कई बार चीज़ें, मतलब ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, जो आपके एक्सेस वाटर जमा है ना पानी भूमि में, जो वाटर लॉगिंग हो रही है उसको कम से कम किया जाए, मतलब ठीक है। तो वाटर टेबल जो आपके जमीन लेवल पे वो वाटर है उसको कम किया जाए, थोड़ा कम किया जाए, फ्लश ड्रेन आउट किया जाए, ठीक है। और जो आपके केनाल है, टैंक है, अदर वाटर बॉडीज जिनसे लीकेज हो रहा है ना उसको रोका जाए। आप देखो नहरी क्षेत्र हैं, जो नहरी इलाके में रहते हैं जो लोग, आपने देखा होगा ना नहरों के आसपास की जो भूमि है वो पूरी तरह खराब हो चुकी है ना, यस सर। तो जो नहर क्योंकि वो पानी उससे दलदली हो गई तो वो क्षारीय और लवणीय भूमि में कन्वर्ट हो गई पूरी तरह, ठीक है। यस सर। और इसके बाद उसमें क्या वेजिटेशन कवर बढ़ा सकते हो, जो प्लांट है साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन है उनको उगा के आप उसमें क्या कर सकते हो, वेजिटेशन कवर बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर वेजिटेशन कवर बढ़ जाएगा, आपने देखा होगा ना कभी भी, देखो ये भूमि है जो दलदली भूमि होती है ना वेटलैंड, वो कभी भी वो नहीं होती ना, वहाँ क्षारीयता लवणीयता नहीं होती ना, बताओ, वो भी तो दलदली होती है, वहाँ क्यों, वहाँ क्षारीय वो लवण वहाँ नहीं होती ना, उसमें किसका रोल है मेन बताओ, वहाँ की जो वनस्पति है बायोडाइवर्सिटी उसका रोल ज़्यादा है ना। यस, अब ये हुआ क्या, रेगिस्तान में आपने नहर तो बना दी, पेड़ पौधे नहीं है, तो सीधी वो वेजिटेशन नहीं, वेजिटेशन के न होने की वजह से वो भूमि तुरंत ही क्या है लवणीयता और क्षारीयता उसमें कन्वर्ट हो रही है। पौधे उसको मेंटेन करके रखते हैं, वहाँ की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो मिट्टी का, और उसका काफ़ी रोल होता है पेड़ पौधों का, मतलब ठीक है। तो आप जो ऐसे पेड़ पौधे लगा सकते हो जो साल्ट टॉलरेंट हो, जो मतलब लवणीयता को सहन कर सके, ठीक है। अब इसके अलावा क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन तो आप बता ही दिया, ठीक है।
और आपके लिबरल एप्लीकेशन और जिप्सम से भी आप एल्कलाइन मतलब आपकी क्षारीय भूमि को सही कर सकते हो ना। जिप्सम का यूज किया जाता है ना। इसके अलावा आप सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंस लाइक सल्फर और पायराइट का भी यूज कर सकते हो, उससे भी ये आपके क्षारीय तत्व तो खत्म हो जाते हैं, हट जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा भी देखो आप उसमें ऑर्गेनिक रेजिड्यू अवशेष है, जैसे राइस का बोलो चावल का जो वो होता है ना परत ऊपर वाली राइस स्ट्रा है, चावल का तिनका, इनका यूज कर सकते हो मतलब डिकम्पोजिशन के लिए। जो डिकम्पोज होंगे तो अपने आप उनका स्ट्रक्चर बदलेगा, तो इनको भी आप उसमें मृदा में डाल सकते हो। ठीक है। बताओ कौन कौन से आपकी लवणता और क्षारीयता को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हो आप, बताइए। इसके अलावा एक पॉइंट ये रह गया, मेकिंग जुडिशियस यूज ऑफ, क्या बोलिए। यस ओके। हाँ लाइम का भी एक एग्जाम्पल, लाइम भी लाइम के हिंदी में क्या कहते हैं, लाइम को चूना पत्थर। यस चूना पत्थर है ना लाइम। ठीक, एक्सीलेंट। सर लाइमस्टोन हाँ यस लाइमस्टोन तो सैलिनिटी को कम करता है। यस यस देखो लाइम स्टोन का काम है, ये क्या है होता है ना, सोइल का जो पीएच मान है उसको इंक्रीज करता है। अगर आपकी मृदा है वो है एसिडिक, तो उसको सही करने के लिए लाइम स्टोन का यूज किया जा सकता है। मतलब देखो ये एसिडिक मृदा है ना, एसिडिक, इसको अगर आप इसकी पीएच मान बढ़ाता है, मतलब अगर आपकी एसिडिक मृदा है तो उसको अगर आप सही न्यूट्रल पे लाना चाहते हो उसमें लाइम स्टोन यूज कर सकते हो। मतलब तो लाइम इज एन अल्टरनेशन ऑफ सोइल मेड फ्रॉम ग्राउंड लाइमस्टोन रॉक दैट कंटेन मैग्नीशियम कार्बोनेट and कैल्शियम कार्बोनेट नेचुरली। एडिंग लाइम टू द सोइल इंक्रीज द पीएच लेवल ऑफ सोइल, मेक देम मोर एल्कलाइन एंड लेस एसिडिक। अगर एसिडिक मृदा को सही करने के लिए आप लाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सही बताया, अम्लता को कम करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। मतलब क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपके कैल्शियम कार्बोनेट और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं जो इस तो मिट्टी में एसिड प्रतिक्रियाओं को निष्क्रिय करके मिट्टी की अम्लता को कम करते हैं ये। मतलब ठीक है। जी सर। एक्सीलेंट, ठीक है, थैंक यू। आगे क्या है, ये डेली पढ़ ही लिया था, फिर और पढ़ लेंगे इसको एक बार। तो ये बताइए आज जितना पढ़ा उतना क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो साइंस थोड़ा क्या है, साइंस मैंने भी नहीं पढ़ी, तो साइंस मैं कोशिश करता हूँ साइंस के रिगार्डिंग। साइंस में क्या है, अब बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, तो साइंस थोड़ा आप लोग एक साइंस से सब पोर्शन है जहाँ जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। और तो किसी भी चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो साइंस में जाके ही थोड़ा सा दिख। तो साइंस देखो आप और हम मिलकर सब डिस्कस करेंगे साइंस के रिगार्डिंग। तो साइंस को हम सब मिलकर, जो साइंस के स्टूडेंट है प्लीज़ वो हेल्प करें, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट साइंस वालों के अच्छे रहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा।